मेरा नाम सिमरन है। अभी 4 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई थी। मैं हंसी खुशी अपनी ससुराल में अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरे पति के बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था। इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति के कंधों पर ही थी। मेरे पति की कमाई से ही ये घर चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि एक तूफान मेरी जिंदगी में ऐसा भी आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस करके चला जाएगा। मेरी शादी को 4 महीने पूरे ही हुए थे कि एक दिन मेरे पति को अचानक ऑफिस में हार्ट अटैक आ गया और ऑफिस से फोन आया कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये सुनकर तो हमारे होश उड़ गए थे। हम सब लोग मेरे पति को हॉस्पिटल मिलने के लिए गए और रोते हुए उनकी लाश को घर पर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर आए थे। रोते रोते हम सबका बुरा हाल था। अभी मैं जवान ही थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमेशा उनको अपने माता पिता की फिक्र लगी रहती थी। उन्होंने शादी की रात मुझे भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखना। मैं अपने पति की बात हमेशा मानती थी। मैंने अपने सास ससुर को हमेशा अपने माता पिता समान समझा था। हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन जिस दिन से मेरे पति की मौत हुई थी, हमारा एक एक दिन रो रो कर गुजर रहा था। लोग मुझसे कहते, तुम कम उम्र खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा, इसलिए तुम शादी कर लो। लेकिन मैं हमेशा अपने पति की यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। और तो और, अगर मैं भी इस घर से चली गई तो मेरे पति के माँ बाप का क्या होगा? वो बेचारे, उनका तो इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं माँ बाप की अहमियत समझती थी। इस दुनिया में मेरे तो माँ बाप थे नहीं। शादी होने के बाद मैंने अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ लिया था। मेरे माता पिता बचपन में ही हम तीनों बहनों को छोड़कर चले गए थे। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थीं और उन दोनों की शादी दूसरे शहर में हुई थी और फिर मेरी भी शादी हो गई। मेरी बहन दूर दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए कभी यहाँ आती भी नहीं थी। वो लास्ट टाइम मेरी शादी पर ही आई थी, इसलिए मेरा भी कोई नहीं था जिसे मैं अपना दुख सुना सकूं, और मेरे सास ससुर का भी कोई नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अपने पति को याद करके आज फिर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अकेले में रो रही थी। मेरे रोने की आवाज बाहर तक जा रही थी। मेरी सास रोने की आवाज सुनकर कमरे का दरवाजा बजाने लगी। कहने लगी, सिमरन बेटा, कमरे का दरवाजा खोलो, इस तरह से मत रो, हमें भी तो हमारे बेटे की याद आती है। अब हमारा तुम ही तो सहारा हो। मैं उठ खड़ी हुई और मैंने जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं अपनी सास के गले लगकर खूब रोने लगी, क्योंकि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इधर मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उनकी दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। मेरे पति की मौत को तो 2 महीने हो गए थे और हमारे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे, उन सब से हमारा गुजारा हो रहा था। अब हमारे पास वो सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। मैं पढ़ी लिखी थी। मैं चाहती थी कि मैं स्कूल में टीचर की नौकरी कर लूं, ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो सके। लेकिन मेरे सास ससुर शादी की जिद लगाए हुए थे। मैंने अपनी सास से कहा कि आप लोगों पर मैं बोझ हूँ जो आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे पति का नाम गौतम था। मैंने अपनी सास से कहा, मैं गौतम से बहुत प्यार करती थी और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा उनके माता पिता का ख्याल रखूंगी। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मैं उस वादे को भूल जाऊं जो मैंने अपने पति से किया था? मैंने अपनी सास से रो रो कर कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ और इस घर के हालात बेहतर करना चाहती हूँ और मैं आपका बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे ससुर तो मेरी शादी करवाना चाहते थे और वो मेरी नौकरी करने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि लोग कहेंगे कि जवान बहू को नौकरी करने के लिए भेज दिया, उसको भरी जवानी में अपने बेटे की विधवा बनाकर उससे कमाई करवाते रहे और जिंदगी भर उसकी कमाई खाते रहे। लेकिन मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो अपने पति के माँ बाप की सेवा करनी थी। मैं सारी जिंदगी अपने पति की विधवा बनकर आसानी से गुजार सकती थी, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी सास ने कहा कि वो दोबारा से अपने पति से इस बारे में बात करेंगी और उनसे कहेंगी कि वो बहू को नौकरी करने दे। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से मेरे ससुर को नौकरी करने के लिए राजी किया था, क्योंकि अब घर के हालात तो मेरे ससुर जी को भी दिख रहे थे।
कि घर के खर्च के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची थी, लेकिन आस पड़ोस के लोग मेरे ससुर के दिमाग में यही डालते थे कि अपनी जवान बहू की शादी कर दो, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरे ससुर को सिर्फ लोगों की बातों का डर था कि वो दुनिया वाले क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मेरे ससुर मुझे नौकरी पर भेजने के लिए तैयार हो गए थे, पर मेरे ससुर ने कहा था, बहू कभी भी हमारी इज्जत के साथ मत खेलना, तुम हमारे घर की इज्जत हो और हम तुम्हें बहुत भरोसे और यकीन के साथ इस घर से नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं, कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना। मैंने अपने ससुर को यकीन दिलाया था कि मैं कभी भी आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। जिस तरह से इस घर से निकलती हूँ उसी तरह से इज्जत के साथ घर में वापस भी लौट कर आया करूंगी। इसी तरह से मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मुझे नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से मुझे सैलरी भी अच्छी मिल गई थी। 1 महीने की सैलरी में मैंने अपने ससुर को डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर दिखा दिया था और उनकी कुछ दिनों की दवाई भी ले ली थी और घर में सारा राशन भी डलवा दिया था। मेरी इस नौकरी से मेरे सास ससुर को बहुत सहूलत हुई थी और उन लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। हमारे घर के सामने वाले घर में एक फैमिली रहने के लिए आई थी। वो लोग हमारे मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए थे। उस घर में एक लड़का रहता था। उसने भी उसी स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था जिस स्कूल में मैं टीचिंग करने जाती थी। उसकी मुलाकात मेरे साथ स्कूल में हो गई थी। उस लड़के को नौकरी मिल गई थी। हम दोनों रोज सुबह को एक ही टाइम पर स्कूल जाने के लिए निकलते थे। वो अपनी बाइक पर जाता था और मैं रोड तक तो पैदल जाती थी, उसके बाद आगे जाकर ऑटो कर लिया करती थी। हमारे मोहल्ले के लोग बहुत ही ज्यादा चुगलखोर और एक दूसरे के घर में नजर रखने वाले लोग थे, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर घर से बाहर निकलना पड़ता था। जब हमारे मोहल्ले के लोगों को ये बात पता चली थी कि मैं नौकरी कर रही हूँ, उन लोगों ने मेरे सास ससुर पर बहुत ताने कसे थे। बस मोहल्ले के लोगों की बातों में आते हुए कभी कभी मेरे ससुर अपना फैसला बदल लिया करते थे। वो चाहते थे कि मैं नौकरी करना छोड़ दूं और घर के हालात देखते हुए और अपनी बीमारी की तरफ देखते हुए वो चाहते थे कि एक तरह मेरा नौकरी करना भी सही है। मैं अपने ससुर को हमेशा यही समझाती थी कि कुछ लोग कभी हमें खुश नहीं देखना चाहते। अगर हमारे घर में 2 पल की खुशी आ जाती है तो वो लोगों को खलने लगती है। जो लड़का मेरे स्कूल में मेरे साथ टीचिंग किया करता था, उसने एक दिन स्कूल में मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं रोज आपको सुबह को घर से निकलते हुए देखता हूँ। मुझे मेरी मम्मी बता रही थी कि आप अपने मम्मी पापा के साथ उस घर में रहती हो। हम लोग इस मोहल्ले में नए नए आए हैं। हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता था और यहाँ पर मुझे एक अच्छा स्कूल मिल गया तो मैंने यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिया। मैं उस लड़के से कोई बात नहीं कर रही थी, मैं खामोशी खड़ी रही थी। उसने कहा, आपको मुझसे बात करना पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा, मुझे पता है आप हमारे मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए हो, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो और आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा और आपसे 2 छोटी बहनें भी रहती हैं। मेरी ये बात सुनकर वो हैरान रह गया था। कहने लगा, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। मैंने कहा, जी मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि हमारे मोहल्ले के लोग बहुत ज्यादा चुगलखोर और दूसरों के घरों की बातें आसानी से हमारे घर आकर बता जाते हैं और हमारे घर की बातें आसानी से दूसरों के घर जाकर बता देते हैं। इसलिए आप भी अपने पड़ोसियों से सावधान रहिएगा। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गई। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। वो लड़का अपनी बाइक से घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहा था। तभी मैं उसकी बाइक के आगे से गुजरती हुई ऑटो रोक रही थी। उसने कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी हम लोगों को जाना तो एक ही जगह पर है। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मेरी आदत है, मैं रोज ऑटो से ही जाती हूँ। उस लड़के का नाम पराग था। पराग बिहेवियर का बहुत अच्छा था और बहुत पढ़ा लिखा भी था। बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया करता था। वो बहुत मजाक करने वाला इंसान था और ना जाने क्यों मेरे आगे पीछे मंडराता रहता था। मैं उससे जितनी दूरी बनाने की कोशिश करती, वो मेरे इतनी ही ज्यादा करीब आने की कोशिश करता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। जिंदगी अब धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन पर आई थी, क्योंकि हमारे घर के हालात अब धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। लेकिन हर गुजरता हुआ दिन मुझे अपने पति की याद के करीब ले जाता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें मैं अपने पति को याद नहीं करती थी। हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार इतना था जैसे लव मैरिज कपल्स के बीच होता है। हमारे मोहल्ले में एक रजनी नाम की लड़की रहा करती थी।
वो और उसकी मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर मेरी सास से बातें बनाने के लिए आ जाती थी। वो दोनों माँ बेटी सबसे ज्यादा चुगलखोर थी। अभी पराग के बारे में ये बात किसी को नहीं पता थी कि हम दोनों एक ही स्कूल में टीचिंग करते हैं। मेरे ससुराल वालों को यही बात पता थी कि जिस स्कूल में मैं टीचिंग करती हूँ वहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाती हैं। अब जब मेरा लड़कों से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने सास ससुर को ये बात बताना ज़रूरी भी नहीं समझा था। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी। एक दिन मैं छत पे कपड़े फैला रही थी, तभी पराग ने मुझे छत पर आवाज़ लगाई और कहने लगा कि आपको क्या हो गया, काफ़ी दिनों से आप स्कूल नहीं आ रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे छत पर खड़े होकर कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग हम दोनों को बातें करता हुआ देखकर कोई हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करे। इसलिए मैं जल्दी से पराग की बातों को इग्नोर करते हुए कपड़े लेकर सीधा छत से नीचे उतर आई। इसी तरह अब जब कभी भी पराग मुझे खिड़की में खड़े हुए या फिर छत पर खड़े हुए देखता तो मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मैं हर बार उसको इग्नोर करने की कोशिश करती रहती। मैं चाहती थी कि कोई हमें बात करता हुआ ना देख ले, क्योंकि मेरे ससुर का बिहेवियर बहुत कड़क था। मैं नहीं चाहती थी मेरी कोई भी शिकायत मेरे ससुर को मिले और उनका भरोसा मुझ पर से हट जाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे स्कूल में नौकरी करने की परमिशन दी थी। अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो सबसे पहले मेरा स्कूल जाना ही बंद करवाएंगे। पराग मुझसे स्कूल में भी बहुत बातचीत करने की कोशिश करता था। एक दिन उसने मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझसे दूर रहा करो, मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत किया करो। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं और मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। वो मेरे इस तरह से बात करने पर शॉक्ड रह गया था और उसका मूड भी ऑफ हो गया था। उस दिन के बाद वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मुझे सुकून मिल गया था कि चलो अच्छा है, अब ये मुझे तंग नहीं करेगा। एक दिन स्कूल से छुट्टी पर मैं ऑटो में घर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से 2 बाइकों का एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर भीड़ लगने लगी। ऑटो वाले ने भी अपना ऑटो रोक लिया था। जैसे ही मेरी नज़र एक्सीडेंट हुए लोगों पर पड़ी तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उनमें से एक लड़का पराग भी था। पराग के बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं जल्दी से ऑटो से उतर गई और मैंने पराग को संभालने की कोशिश की। मैं उसी ऑटो में बैठकर पराग को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इसकी पट्टियां कर दी थी। पराग की बाइक का भी बुरा हाल हो गया था। वो तो उसका कोई दोस्त रास्ते से उठाकर सर्विस पर देने चला गया था और मैं पराग को अस्पताल ले आई थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। इधर मैंने अपनी सास को फोन करके बता दिया था कि स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से मैं देर से घर पहुंचूंगी। पराग की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं उसे लेकर घर आ गई थी। पराग मुझे बहुत थैंक यू बोल रहा था। गली के अंदर आते ही मैं फौरन अपने घर में चली गई और पराग अपने घर में चला गया। उसके बाद पराग ने रात के टाइम पर मेरे नंबर पर मैसेज किया। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन मुझे सिर्फ लोगों का ही डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी शिकायत मेरे घर आकर न कर दे कि मेरी पराग के साथ दोस्ती बढ़ गई है। मैं पराग से आमने सामने कोई बात नहीं करती थी। हमारी जितनी भी बात होती थी सिर्फ मैसेज पर ही होती थी। हम दोनों की बहुत पक्की दोस्ती हो गई थी। अब पराग मुझसे जिद किया करता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता हम दोनों घर से साथ निकलते हैं और एक ही जगह पर टीचिंग करते हैं। मेरे पास बाइक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही स्कूल चली जाया करो और वापसी पर भी मेरे साथ ही आ जाया करो। तुम काफी दूर तक पहले पैदल चलती हो, उसके बाद ऑटो में बैठकर स्कूल जाती हो। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। वो मुझसे बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। अब मुझे उसका कहना मानना ही पड़ गया था, लेकिन इसमें मेरी शर्त थी कि वो मुझे रोड तक ही छोड़ दिया करेगा। गली तक मैं पैदल खुद घर तक आ जाया करूंगी। वो मेरी शर्त मान गया था और इसी तरह से रोज जब मैं घर से निकलती तो रोड पर जाकर पराग के साथ बाइक पर बैठ जाती थी और छुट्टी पर भी हम लोग ऐसा ही किया करते थे। इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन रजनी की मम्मी ने आकर मेरी सास को बता दिया कि सामने के घर में रहने वाला जवान लड़का आपकी बहू को स्कूल लेकर जाता है और वही छोड़कर जाता है। मेरी सास पराग को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो हमारे सामने वाले घर में ही तो रहता था। मेरी सास मेरे पास इस टाइम आई और कहने लगी कि ये पड़ोस की औरत मुझसे क्या कहकर गई है। मैंने अपनी सास से किसी तरह का झूठ नहीं कहा। वो मेरी माँ समान थी, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती थी।
मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि किस तरह से पराग की और मेरी दोस्ती हुई और हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं चल रहा। वो मुझे अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल ले जाता है और इसी तरह से घर छोड़ जाता है। और तो और वो भी उसी स्कूल में टीचिंग करता है जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। मेरी सास ने ये बात सुनकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मैंने इतने भरोसे से अपनी सास को ये बात बता दी थी और उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था, और फिर आखिरकार उसके बदले उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा, बहू, हमने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम हमारी इज्जत को इस तरह से मिट्टी में मिला रही हो कि लड़कों से दोस्ती कर रही हो। तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने तो कहा था कि जिस स्कूल में तुम टीचिंग करती हो वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही टीचिंग करती हैं। अब ये लड़का पराग फिर ये तुम्हारे स्कूल में टीचिंग क्यों करता है? मैंने कहा, मम्मी जी, मैंने आप लोगों से ये बात इसीलिए छुपाई थी कि कहीं आप लोग मुझे टीचिंग करने से इनकार न कर दो। मेरी सास कहने लगी, अगर तुम्हारे ससुर को ये बात पता चल गई तो तुम्हें पता है वो कितना गुस्सा करेंगे। तुम ये बात तो सोच लेती कि तुम एक विधवा हो। अगर तुम्हारे ससुर को पता चल गया कि तुम पति के मरने के बाद लड़कों से दोस्ती करती फिर रही हो और उनके साथ गाड़ियों पर घूमने जा रही हो, तो वो तुम्हें हरगिज ये नौकरी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, पागल लड़की, तुम्हें ये बात पता है कि पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल गई है कि तुम इस लड़के के साथ रोज गाड़ी पर आती जाती हो। रजनी की माँ ने सारे मोहल्ले में इस बात को आग की तरह फैला दिया था। मुझे तो काफी दिनों से इस बात पर शक था और तुम्हारे ससुर के कानों में भी ये बात आ गई थी, पर मैंने उनको यही कहा था कि मैं पहले एक बार बहू से बात कर लूं, उसके बाद इन लोगों की बातों पर यकीन करेंगे। आज रजनी की माँ हमसे भी तुम्हारी शिकायत कर गई, जबकि वो इतने दिनों से पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट रही है। जब कोई हल नहीं निकल सका तो वो फेस टू फेस हमसे भी तुम्हारी शिकायत कर गई। अब मैं मोहल्ले वालों को और तुम्हारे ससुर को क्या जवाब दूं? तुम तो हमें कहीं पर मुंह उठाने के काबिल नहीं कर रही हो। इस तरह से हमारे पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है। अब सारे मोहल्ले वाले यही कहेंगे, जवान बहू को नौकरी करने के लिए निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं तो चक्कर चलाएगी ही। मैंने कहा, मम्मी जी, बस कीजिए। क्या आपको लगता है कि मैं किसी के साथ अफेयर चला सकती हूँ? उस लड़की के साथ सिर्फ मेरी अच्छी दोस्ती है। आपने मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे सोच लिया? ये कहकर मैं रोने लगी थी। मेरी सास कहने लगी, बेटी, मैंने कुछ नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें कुछ गलत कहें। तुम जैसी भी हो, हमारे बेटे की विधवा हो। तुम्हारा ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम हमारे घर की इज्जत हो। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें, और तुम अपने ससुर जी को नहीं जानती हो, वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरी सास थप्पड़ मारने पर मुझसे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं भावनाओं में बह गई थी, इसलिए तुम्हारी बात सुनकर मेरा हाथ उठ गया। मैंने कहा, मम्मी जी, नौकरी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर घर में कोई कमाने वाला होता तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरी सास ने मेरी इस बात पर मुझे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। मेरी सास ने कहा, मैं तुम्हारे ससुर को समझा दूंगी, लेकिन तुम उस लड़के से आगे से ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी सास की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। मोहल्ले के लोग मेरे और पराग के बारे में गलत गलत बातें करने लगे थे। मेरी सास के लाख छुपाने के बावजूद भी ये बात मेरे ससुर को पता चल ही गई थी कि मेरी और पराग की बहुत अच्छी दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। इसलिए तो वो मुझे गाड़ी पर अपने साथ बैठाकर घर छोड़ता है और साथ ही मुझे स्कूल भी लेकर जाता है। ये बात सुनने के बाद मेरे ससुर ने मेरी नौकरी करने जाने पर रोक लगा दी और मेरी सास से भी कहा कि मेरी तबीयत अब कुछ ठीक है, बहू घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैं कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, कहीं मेरे मुताबिक आसान काम मिल जाएगा तो मैं काम कर लूंगा, लेकिन बहू घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने अपने ससुर को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि मैं अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद करवा दिया। मेरे ससुराल वाले बहुत इज्जतदार लोग थे। वो छोटी से छोटी बात को भी बहुत बड़ा समझ लिया करते थे। अब मैं अपने ससुर के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से घर बैठ गई। ये बात पराग को भी पता चल गई थी कि मेरे घर वालों ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरी उससे दोस्ती थी। पराग ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की। मैंने पराग के किसी भी मैसेज या कॉल का कोई रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि पराग ने दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया है और उसकी वहां पर नौकरी लग गई थी।
पराग दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चला गया था। अब मोहल्ले वालों ने मेरे और पराग के बारे में बातें बनाना कुछ कम कर दिया था। मैं घर में रहने लगी थी और मेरे ससुर की कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई थी। मैं घर में रहकर अपनी सास का घर के काम में हाथ बटा दिया करती थी। मेरी सास को जब ये बात पता चली कि पराग हमारे मोहल्ले से चला गया है, उसकी फैमिली अभी भी हमारे घर के सामने ही रह रही थी। मेरी सास ने मुझे बताया कि बेटी, वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही उस पर शक था। मोहल्ले की औरतें बता रही थीं कि वो तुम्हारी बहू से बहाने बहाने से स्कूल में भी बातें करता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी माँ को ये खबर लाकर दे दिया करते थे। मैं बड़ी परेशान थी कि इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा चुगलखोर था। हमें हमेशा अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि दूसरों की बातों को बड़ा चढ़ाकर किसी के सामने पेश करना बहुत गलत बात होती है। बच्चे भी ये सारी हरकतें बड़ों से ही सीखते हैं। मैंने अपनी सास से कह दिया था पराग अच्छा लड़का था या नहीं था, लेकिन उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी नज़र में बहुत अच्छा था। उसने हमेशा मुझे एक दोस्त की नज़र से देखा था। अब तो मैं घर बैठ गई हूँ, इसलिए मोहल्ले वालों को भी तसल्ली हो गई होगी। एक दिन मैं अकेली बैठी थी तो मैंने पराग का नंबर डायल कर लिया। उसने मेरी कॉल रिसीव करते ही पहले मेरे हालचाल पूछे। फिर मैंने कहा कि मुझे पता चला है तुम दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हो। उसने बताया कि मेरे दूसरे शहर में नौकरी करने की सबसे बड़ी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। उसने बताया कि मुझे सब कुछ पता चल गया था कि इस मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे सास ससुर से मेरे और तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ गलत बात बनाकर उनको बता दी है, और इसी तरह की बातें मेरी फैमिली को भी बताई गई थी। मैं तो लड़का हूँ, मेरा कितना भी लड़कियों के साथ अफेयर चले लोग मुझे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन तुम लड़की हो और फिर तुम उस घर की बहू हो। तुम उनके बेटे की विधवा बनकर उस घर में रह रही हो। मेरी इज्जत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि शायद मेरे जाने के बारे में जब तुम्हारे सास ससुर को पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें नौकरी करने की परमिशन दे देंगे, इसलिए मैं इस शहर में नौकरी करने के लिए आ गया। मैंने पराग को बताया कि मेरे ससुर हरगिज अब मुझे नौकरी करने नहीं देंगे, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उनके दिल में ये शक अच्छी तरह से डाल दिया कि मेरा मोहल्ले के ही किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम दोनों ने फ़ोन काट दिया। मैं भगवान से बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मेरे सास ससुर का भरोसा हमेशा मुझ पर बना रहे। पराग ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उस बेचारे ने मेरी इज्जत की खातिर अपनी नौकरी ही छोड़ दी थी। कुछ दिनों के बाद पराग की फैमिली भी उसके पास ही जाकर शिफ्ट हो गई थी। एक दिन दोपहर का टाइम था, मेरी सास आराम कर रही थी, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा हुआ था। उसने आते ही मुझसे खाना मांगा। मैंने अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इसी नेकी से खुश हो जाए और मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को दोबारा से संवार दे। मैंने उस भिखारी से कहा, तुम ये खाना खा लो और मेरे लिए प्रार्थना करना कि एक दिन मैं अपने ससुराल वालों पर बोझ नहीं बल्कि उनका सहारा बनूं और उनकी परेशानियों को दूर कर दूं। ये भिखारी एक जवान लड़का था, ये कोई बूढ़ा नहीं था। उसका हुलिया भी भिखारी वाला था। देखने में ये जवान और खूबसूरत लड़का था। उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। आपने मुझे खाना दिया है, मैं ज़रूर भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूँगा और भगवान ज़रूर तुम्हारी परेशानी को हल कर देगा। मैं भिखारी से दरवाजे पर खड़ी हुई बातचीत ही कर रही थी। इतनी ही देर में दरवाजे पर रजनी आ गई। ये वही लड़की थी जो हमारे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा चुगलखोर लड़की थी और इसकी माँ का भी यही काम था। वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे भिखारी से बातें करता हुआ देखकर उसने जल्दी से अपनी माँ को भी दरवाजे पर बुला लिया। मुझे अब इन लोगों का कोई डर नहीं था, क्योंकि ये एक भिखारी था। उसकी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे सिमरन, इस भिखारी से क्या बातें कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी, इनको खाना दे रही हूँ। ये वही औरत थी जिसने पूरे मोहल्ले में आग फैलाकर मेरी और पराग की दोस्ती को गलत नाम दिया था। अगले दिन फिर से वही लड़का हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगा और आज भी ये लड़का खाना लेने के लिए ही आया था। मैंने जल्दी से इस लड़के को खाना लाकर दे दिया और उससे पूछा कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम भिखारी हो। तुम किसी एंगल से भिखारी नहीं लगते हो। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम चाहो तो कोई नौकरी कर सकते हो। उसने मुझे बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ।
मेरे लिए शायद इस दुनिया में कहीं कोई नौकरी नहीं बची। बहुत सारी नौकरियों की तलाश की, पर मुझे किसी ने नौकरी ही नहीं दी। अब जब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो मैंने लोगों के घरों में खाना मांगना शुरू कर दिया। चोरी करने से तो बेहतर है कि मैं लोगों के घरों में भीख मांगकर खा लूं। मुझे उस बेचारे पर बहुत तरस आया था। मैंने उसको खाना दे दिया और थोड़े पैसे भी दे दिए और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। कहने लगा, तुम जो चाहती हो तुम्हें जल्दी ही वो सब कुछ मिल जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाए। मैं भगवान से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करूँगा। तुम्हें नहीं पता, किसी भूखे को खाना खिलाने वाले की प्रार्थना कभी रद्द नहीं जाती। मैं दरवाजे पर उस भिखारी से बातचीत कर ही रही थी, तभी अचानक मेरे ससुर आ गए और उनको देखकर वो भिखारी तो चला गया था। उन्होंने अंदर आने के बाद मुझे खूब डांट लगाई। कहने लगे, कितनी बार मना किया है, दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ी मत हुआ करो। मैंने उनको बताया कि मैं भिखारी को खाना दे रही थी। मेरे ससुर ने कहा कि खामोश हो जाओ और कमरे में चली जाओ। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई थी। न जाने मेरे ससुर के दिमाग में क्या चल रहा था, वो हर टाइम मुझ पर शक करते रहते थे। अगले दिन मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे ससुर ने रट लगा ली थी कि मैं तुम्हारी शादी कराकर ही रहूंगा। मैंने उनको बहुत मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। न जाने मेरे ससुर मेरी शादी किस इंसान से करवा रहे थे। मैं पहले उनको शादी से साफ मना कर चुकी थी। अब उनको न जाने क्या हो गया था कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही करवाना चाहता हूँ। मेरे लिए अपने ससुर को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी थी और कहा था कि हमने तुमसे शादी के लिए पहले ही कहा था, पर हमें क्या पता था कि तुम जगह जगह हमारी बेइज्जती करवाती रहोगी। अपने ससुर की ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई थी। मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, बहू तुम ये शादी कर लो वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई और खामोशी से उनके फैसले पर राजी हो गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी। अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं की थी। न जाने मेरे ससुर मेरी शादी करके मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मेरी सास को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी बहुत रो रही थी। मेरी शादी की तैयारी होनी शुरू हो गई थी। लड़का भी शादी करने के लिए हमारे घर पर आ गया था। सारे इंतजाम हो चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा जिससे मेरी शादी होने जा रही थी, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ये तो वही भिखारी लड़का था जिसे मैं खाना दिया करती थी। ये वही भिखारी लड़का था जिससे मुझे बातें करते हुए एक बार मेरे ससुर ने भी देख लिया था। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया कि क्या तुमसे मेरी शादी होने जा रही है, तो उसने कहा, हाँ मेरी ही तुमसे शादी होने जा रही है। उसने मुझे बताया कि जिस दिन तुम मुझसे अपने दरवाजे पर खड़ी हुई बातें कर रही थी, उसी दिन तुम्हारे ससुर ने हम दोनों को देख लिया था और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे कहा, अगर तुम मेरी बहू से शादी करना चाहते हो तो कल शाम शादी करने के लिए आ जाना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे ससुर जी भी खड़े हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा और कहा कि पापा जी, क्या ये सच कह रहा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे ससुर ने कहा, हाँ ये तुम्हारा आशिक है। मुझे मोहल्ले के लोगों से पता चला कि तुम छुप छुप कर इससे बातें करती थी, बल्कि रजनी की माँ ने तो मुझे तुम्हारी और इसकी आपस में बातें करते हुए वीडियो भी दिखाई थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा मोहल्ले के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस लड़के के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। बहू, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम शादी करके अपना घर बसा लो, लेकिन तुम्हें ये नौकरी करने का भूत सवार था। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। हम इस तरह से अपने घर की इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहते। अगर तुम इस लड़की से प्यार करती थी तो हमें बता देती, हम शुरू में ही तुम्हारी शादी से करवा देते। हमारी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो गई कि तुम्हारा मोहल्ले के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ मुझे ये बात सुनने को मिलती है और इस बात से मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इसलिए जब मैंने इस लड़के को तुमसे बात करते हुए देखा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगा। रोज रोज की बेइज्जती से तो बेहतर है कि तुम्हारी शादी ही करवा दी जाए। हम लोग तुम्हें घर में रहने पर मजबूर करते हैं, इसलिए तो तुमने नौकरी करने का नाटक किया था। जब नौकरी से भी तुम्हें रोक लिया गया तो तुमने इसे दरवाजे पर बुलाना शुरू कर दिया। बहू, हमने तुम पर बहुत भरोसा किया था
और तुमने हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा जी, आपने अपनी बहू को इतना गलत समझ लिया। भला मैं इस भिखारी लड़के के साथ अफेयर क्यों चलाऊंगी? बल्कि मेरा तो किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। मेरे ससुर को पराग और मेरे अफेयर के बारे में बताया गया था, लेकिन शायद मेरे ससुर को ये नहीं पता था कि पराग इस मोहल्ले को छोड़कर जा चुका है। जब मैं इस भिखारी से बातें कर रही थी तो मेरे ससुर को यही लगा कि ये भिखारी नहीं बल्कि ये पराग ही है। यही सोचते हुए उन्होंने हमारी शादी करवाने का फैसला कर लिया। रजनी और उसकी माँ ने भी मेरे ससुर के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि जरूर मेरा किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी मेरे ससुर गुस्से में आ जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी इज्जत को उछाल रही हूँ। मैंने अपने ससुर को बताया कि मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। अगर आप चाहो तो इससे खुद पूछ सकते हो। उस भिखारी लड़के ने अपने बारे में मेरे ससुर को सब कुछ बता दिया था और कहा था कि ये बहन तो मुझे सिर्फ खाना दिया करती थी क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ, मगर देखने में मैं भिखारी नहीं लगता क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और जवान लड़का हूँ। पर क्या करूं, भीख मांगना मेरी मजबूरी है। आपकी बहू तो बहुत नेक और इज्जतदार औरत है। इसने मुझसे कभी कोई फालतू बात नहीं की। उस दिन ये मुझसे कह रही थी कि तुम जवान हो तो फिर नौकरी क्यों नहीं करते। बस मैं इनको ये सब कुछ ही बता रहा था, तभी आपने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। अगर आप हमारी शादी ये सोचकर करवा रहे हो कि हमारा अफेयर चल रहा था तो मैं कभी इनसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी है। मेरी सास ने मेरे ससुर को पराग के बारे में भी बता दिया कि वो लड़का भी मेरा आशिक नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मेरा दोस्त था और दोस्ती के नाते ही वो मुझसे बातचीत कर लिया करता था। मोहल्ले के लोगों ने ही मेरे ससुर को उल्टी सीधी बातें बताई थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि अगर मुझसे कोई लड़का बात कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़के का मेरे साथ अफेयर चल रहा है। लोगों ने आपको मेरे बारे में गलत बताया। अगर आपको मेरी बात पर फिर भी यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हो। मैंने हमेशा आप लोगों को अपना माता पिता समझा और मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती थी, इसलिए मैं नौकरी कर रही थी। मैं आपके बेटे की पत्नी थी और मैं आज भी उससे ही प्यार करती हूँ। मेरे दिल में कभी कोई नहीं आएगा। मैं आपके बेटे की कसम खाकर कहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे सास ससुर की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे ससुर गलतफहमी का शिकार हो गए थे। वो रोने लगे और कहने लगे, बहू मुझे माफ कर दो। मुझे जो बताया गया था, जो दिखाया गया था, मैंने उस पर ही यकीन किया। मेरे ससुर ने उस भिखारी लड़के से भी माफी मांगी। वो लड़का हमारे घर से चला गया था। उसे लगता था कि अगर कोई मेरी शादी करवा रहा है तो मैं कर लेता हूँ। इसी तरह से लगे हाथों मेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन जब उसे यहाँ आने के बाद सारी हकीकत का पता चला तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और वो हमारे घर से चला गया। मेरे ससुर ने रजनी और उसकी माँ पर जाकर खूब डांट लगाई थी। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझूंगा और बेटियों की तरह आज़ादी दूंगा। अब अगर कोई किसी तरह की भी बातें बनाएगा तो मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा हादसा होना शायद मेरी जिंदगी में अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि ये सब होने के बाद से ही मेरे ससुर मुझ पर भरोसा करने लगे थे। हमें कभी भी किसी की बात को चुगली लगाकर नहीं बताना चाहिए। कभी कभी हमारी चुगलियों से दूसरों का घर भी बर्बाद हो सकता है। रजनी और उसकी माँ तो आज अपनी करनी को भुगत रही है, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी की ऐसी हरकतों को देखते हुए मोहल्ले वालों ने उनसे घर खाली करवाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो लोग हमारे घर में ही नहीं बल्कि मोहल्ले के काफी सारे घरों में लड़ाई झगड़ा करवा चुकी है। वो दोनों चालाक माँ बेटी जिस घर में लड़ाई करवाना चाहती हैं, उस घर के किसी ऐसे मेंबर को पकड़ती हैं जो कानों का बहुत कच्चा होता है और चुगलखोरी करने के बाद वो अपने काम में कामयाब हो जाती हैं। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा करने से हमें कभी कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई वाली ही बातें किया करें, लड़ाई झगड़े वाली नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।